सर फाइनेंशियल एतबार से अगर देखा जाए तो आज आपकी जो कंडीशन है, मेरे बिजनेसेस वगैरह के बारे में शायद मैं आपसे पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं किया। जैसा आपके लाखों मिलियंस में आपके फॉलोअर्स है, वैसे ही आपके खिलाफ में भी कुछ लोग रहते हैं। अक्सर ये बात आती है कि आईआरसी से फैज भाई बहुत कमाते हैं, आईआरसी को सऊदी से फंडिंग आती है। रहा पैसे का, तो जाहिर सी बात है, हमने तो जो आजकल यूथ गेन करे वो मशीन फिटनेस है, जिसमें आप मशीनों के जरिए अपने आप को सुजा लेते, मैं कहूंगा फुला लेते, मैं कहूंगा इस तरीके से दीन की दावत का काम करना, तो ये जिंदगी से आप सेटिस्फाई है? जब मेरी एज जो है 20 साल मुकम्मिल हो गई, 21st ईयर था मेरी लाइफ का, तो कामयाबी और नाकामी ऐसा कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। एक आदमी है मालदार है, सबसे मालदार औरंगाबाद का, या लोगों के पास कामयाबी नाकामी की कई पैमानों से एक पैमाना आज ये है कि सर पे बाल है नहीं। उसमें कुछ वक्त ऐसा है जहाँ पे आप डिप्रेशन में जाने की टेंशन आ गई, या फिर लेकिन थोड़ा सा ऐसा परेशान जिसको बोलते हुआ वो ये था कि प्रीव्यू। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जो हमारा शो है क्या खोया क्या पाया, उसमें आज के हमारे मेहमान हैं एडवोकेट सैयद फैज साहब, जिन्हें सारा महाराष्ट्र, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया में जाना जाता है। जो आईआरसी इस्लामिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी है। उनसे आज मुलाकात हमारा करने का मकसद ये है कि आपने हमारे पिछले इंटरव्यूज में देखा है कि जो लोग दुनियाई एतबार से बोला जाएगा कामयाब हुए, जिन्होंने जिंदगी में काफी कुछ कमाया है, जीरो से नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचे, उसी तरह से आज हमारा एडवोकेट फैज सैयद साहब से मुलाकात करने का मकसद ये है कि दुनियाई एतबार से और दीनी एतबार से कामयाब कौन है, और फैज साहब का स्ट्रगल लाइफ में जो आज ये इस मुकाम तक पहुंचे वो कैसा रहा। सर आपका स्वागत है। फैज साहब, मेरा सवाल वही है जो मैं दोहराया हूँ कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ और आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसा सवाल आया है कि सफ़र कैसे शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो बेसिकली एज ए यूथ, जब मैं एक नौजवान था, समझ लीजिए एक 12वीं में जब तालिब इल्म था, स्टूडेंट था, तो तब मेरे जहन में कुछ बातें ऐसी थी कि मैं लोगों को इस्लाम समझाऊं, और वो बातें मेरे जहन में इसलिए आई थी कि मेरे नाना जो है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मुझे एक जिसको कहें एक शौक़ दिलाया था कि रमज़ान के महीने में हम लोग हर रात एक पारा अरबी में पढ़ते थे और उसका तर्जुमा पढ़ते थे। 1997-98 में मैंने ये शुरू किया था, जब मैं 10th पास होकर 11th-12th का फेज था लाइफ का, तो वो हम करते थे। तो जब वो कुरान पढ़ते थे और कुरान की जो चीज़ें सामने आती थी और मुस्लिम माशरे को मैं कंपेयर करता था, तो ये देखता था कि माशरे में तो इसके उलट हो रहा है जो कुरान बोल रहा है। तो ये प्रैक्टिस चलती रही। फिर 2001 आते आते 3 साल तकरीबन हो गए थे, 3 बार कुरान पढ़ चुके थे तर्जुमे के साथ मुकम्मिल। तो फिर समझ में आया कि नहीं, कुछ काम करने की ज़रूरत है और लोगों को ये मैसेज और इसका पैगाम या संदेश, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, देने की ज़रूरत है। फिर 2001 आ गया ये होते होते, और 2001 में जो 9/11 का वाक़या हुआ, तो फिर नॉन मुस्लिम का एक जलगार जैसा हो गया कि हर कोई इस्लाम को बुरा कह रहा था और इस्लाम के बारे में गलतफहमियाँ फैल रही थी और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सामने। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं इस्लाम को समझूं और फिर लोगों को समझाना शुरू करूं। और फिर यहाँ से 2001 में इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की हमने बुनियाद डाली। जब मेरी एज जो है 20 साल मुकम्मिल हो गई, 21st ईयर था मेरी लाइफ का, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमसी फर्स्ट ईयर में था, और फिर यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया मैंने। कुरान को मैंने समझा और लोगों को समझाने का काम शुरू किया। तकरीबन इब्तिदाई 6 से 7 साल मैंने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स में काम किया, मतलब उनको समझाना, उनके क्लेरिफिकेशन देना। 2006-7 में लोगों ने मुझसे कहा कि आप बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं नॉन मुस्लिम, अब हमको भी समझाइए मुसलमानों को। फिर मैंने फर्स्ट टाइम इस्लाही तकरीरें शुरू किया 6-7 के अंदर। 7 के आते आते मोबाइल कैमरे तो कॉमन नहीं थे जी, लेकिन किसी ने एक 2007 या 8 में एक हैंडी कैम हमको गिफ्ट किया ट्रस्ट को कि आप रिकॉर्ड इसमें कीजिए। फिर 8 में हमने रिकॉर्डिंग की, फर्स्ट टाइम कंप्लीट रिकॉर्डिंग, और 9 में यूट्यूब का हमने एक चैनल खोला, और फिर वहां से फिर वो चीज़ें अपलोड होना चालू हुई और सारे लेक्चर इस पे जाने लगे। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर सा सफ़र था जो कुरान को समझने से शुरू हुआ, फिर समझ के उसको समझाने का एक प्रोसेस मैंने शुरू किया, और फिर ये इसकी इब्तिदा थी। सर आज जो देखा जा रहा है कि यूथ के अंदर एक मायूसी है, एक डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग कि किस तरीके से लाइफ जाएगी आगे, मतलब सक्सेस नहीं मिल रही है बहुत सारे लोग। तो उनको आप किस तरह समझाएंगे कि जिंदगी में कामयाब होना कितना आसान है, कितना मुश्किल? देखिए, कामयाबी और नाकामी, सक्सेस एंड फेलियर,
ये रिलेटिव टर्म है। इसका माना होता है ये जिस हालत में जिस शख्स से जुड़ते हैं इसका माना बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक बच्चा था, उसने 10वीं का इम्तिहान दिया और उसमें वो कंप्लीट सक्सेसफुल रहा और मेरिट में आ गया, तो वो ये कह सकता है कि हाँ मैं कामयाब हूं। एट द सेम टाइम जो नजरिए से हम देख रहे हैं अगर कुछ थोड़ा बदले, ये लड़के ने अपने बीमार माँ बाप को छोड़कर, उनकी खिदमत करना छोड़कर, उनको बूढ़ा घर में डालकर फिर अपने आप को 10th का एग्जाम दिया और उसमें मेरिट आया। तो ये बच्चा जो मेरिट आया था 10th में, जिसको आप बोल रहे थे सक्सेस है, जब उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता चली कि बूढ़े कैंसरस माँ बाप को छोड़कर उसने ये किया, तो आप कहेंगे ये नाकाम था। नजरिए बदल गया ना, क्योंकि हालात बदल गए ना। एक जगह आपने बच्चे को 10वीं पास करते हुए देखा, मेरिट में तो आपने बोला कामयाब है। उसी बच्चे की बैकग्राउंड स्टोरी पता चली कि बूढ़े कैंसर वाले माँ बाप को बूढ़ा घर में डाल के उनकी खिदमत करना छोड़कर 10वीं का इम्तिहान दिया, तो आप कहेंगे ये नहीं करना चाहिए था, पहले उनकी खिदमत जरूरी, माँ बाप थे तो सब कुछ है। तो पैमाना बदल गया आपका। तो कामयाबी और नाकामी, मतलब ये कामयाबी और नाकामी का एक अच्छा डेफिनेशन है। उसका कोई डेफिनेशन नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। ये हालात से बदलते जाता है, माहौल से बदलते जाएंगे। जैसा एक बच्चा है वो रोज सुबह अखबार डालता है जी घरों में जी। और उसके बाद वो 60% से पास हुआ, आप क्या बोलेंगे उसको? मैं बोलूंगा वो कामयाब था, उसने हलाल रोजी की मेहनत की और 60% लाया, है ना। हाँ। तो डिपेंड है ना, कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, एक बच्चा है जिसने 10वीं का इम्तिहान दिया, अपने माँ बाप की खिदमत की, समाज को जिन चीजों की जरूरत थी वो देने की कोशिश की और उसमें कुछ नहीं कर पाया और 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, मेरे नजदीक फिर भी वो कामयाब है, फेल होने के बावजूद भी सब्जेक्ट में। क्यों? कि उसने बहुत कुछ हासिल किया हुआ, माँ बाप की खिदमत करके, समाज को देकर। तो कामयाबी और नाकामी ऐसा कोई इसका डेफिनेशन नहीं है, ये एक ऐसे अल्फाज है जो जिस माहौल और जिस हालात में लोगों को लगते हैं उनका माना बदलते जाते हैं हमेशा। तो एक ही आदमी के 2 पहलू देखकर आप कामयाबी नाकामी बोल सकते हैं। जैसा एक आदमी है मालदार है, सबसे मालदार औरंगाबाद का या महाराष्ट्र का या इंडिया का आदमी, आप बोलेंगे कामयाब है, लेकिन जब आपको बैकग्राउंड को बोलता है इसने अपने माँ बाप के पास कभी जाके देखता तक नहीं, वो भूखे मर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नाकाम आदमी। पहले आपने कामयाब बोला पैसे की वजह से, फिर आपने देखा माँ बाप की खिदमत जो आदमी नहीं करता वो नाकाम कामयाब नहीं हो सकता, आपने नाकाम किया। तो ये डिपेंड है। तो मैं यूथ से ये कहूंगा कि कामयाबी नाकामी ये आप तय करेंगे, क्या है, लोग नहीं तय करेंगे। अब लोगों को आप छोड़ेंगे तो किसी भी चीज को कामयाबी नाकामी बोलेंगे। जैसे एक मिसाल देता हूं मैं, लोगों के पास कामयाबी नाकामी की कई पैमानों से एक पैमाना आज ये है कि सर पे बाल है नहीं, ये कौन सी कामयाबी नाकामी है ना। लोग देखिए मेरे बाल जा रहे, मैं डिप्रेस हूं। हाँ। क्यों डिप्रेस है यार बाल जाने से? क्योंकि उसको नाकामी समझ लोगों ने बना दिया ना। हाँ। कितने अच्छे बाल है, बाल होना जरूरी है, बाल की ऐड आ रहे, बाल उड़ते हुए ऐड आ रहे, हर हीरो के बाल है, हालांकि नकली लगा लिए, उन्होंने बाद में रीग्रो किए, क्या क्या मेहनतें कर रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं। तो कामयाबी नाकामी के पैमाने नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तय ना करें, अपने हालात देखे और जिस हालात से गुजरे उसमें सबसे बेस्ट अपना आउटपुट दे, आप कामयाब है, फिर रिजल्ट जो भी आए लोगों के नजदीक। मैंने 10वीं की मेहनत की, कड़ी मेहनत की और मैंने जो अपना बेस्ट था दे दिया, अब जो रिजल्ट आएंगे देखा जाएगा, ये मेरे लिए कामयाबी है, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट आउटपुट दे दिया उसका। सर जितने आपका ये स्ट्रगल आप बताया, काफी शॉर्ट में आपने समझा दी चीजें, उसमें कुछ वक्त ऐसा है जहां पे आप डिप्रेशन में जाने की टेंशन आएगी या फिर आप ये सोच लिए कि मैं नहीं बढ़ सकता ये चीज में, थक गए, आप वहां पे रुक गए, ऐसा कुछ वक्त आया है सर? देखिए सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ में होता है कि जिससे इंसान परेशान होता है या थकान महसूस करता है जी। मेरे लिए एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, कुछ चीजों के डिसीजन लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल जाता है। तो मुझे जब बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है तो मैं आदी हूँ थोड़ा सोच के एक एक करेंगे। कभी होता है कभी काम में बहुत सारी चीजों को एक साथ डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहां थोड़ा सा आदमी डिप्रेस तो नहीं बोलेंगे, लो फील करता है, या ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ और कोई इनपुट होता तो मैं फला काम और अच्छे से कर पाता, बस उतना हुआ। लेकिन लाइफ में डिप्रेशन जैसी चीज नहीं है, क्योंकि डे वन से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि सक्सेस एंड फेलियर क्या है, अच्छाई और बुराई क्या है, कौन कामयाब है कौन नाकाम है, वो एकदम मतलब वो था। और ये कहीं ना कहीं मेरे वालिद की तरबियत का नतीजा था। हम लोग फेल भी हुए तो कभी उन्होंने डांटा नहीं, लेकिन हमसे सवाल ये किया था क्या तुमने अपना बेस्ट आउटपुट दिया? अगर बेस्ट आउटपुट दिया तो तुम खुद सोच लो और अपने आप को कामयाब या नाकाम डिक्लेयर कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको। अगर तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया था तो फिर अगली बार के लिए तैयारी करो। तो हम लोगों के पास नाकामी, ऐसा एग्जाम में फेल हो गए तो बच्चे नाकाम समझते हैं ना, मेरे घर में वो नाकामी की कोई अलामत नहीं थी। मेरे घर में हम कहेंगे मेरे वालिद के नजदीक वो तजुर्बा हासिल करने की अलामत थी। क्या फेल हुए मतलब तजुर्बा डबल हासिल करेंगे अब एक क्लास में फिर पढ़ के। हालांकि मैंने कोई क्लास रिपीट नहीं की, लेकिन एग्जाम से फेल होते थे, जो प्रीलिम्स हो रहे हैं, टर्म हो रहे हैं।
लेकिन उससे कभी किसी ने हमको नाकाम नहीं कहा, बल्कि और हमको प्रमोट किया गया और ये कहा गया कि अपना बेस्ट दो। अगर तुमने अपना बेस्ट दे दिया तो तुम सक्सेसफुल हो मतलब ये चीज इस पे भी डिपेंड करती है कि आपके सरपरस्त का आपके साथ किस तरह का। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपके साथ ना हो तो आदमी डिप्रेस होता है, कोई आपको बताने वाला ना हो तो आप डिप्रेस होते हैं, कोई आपको समझाने वाला ना हो, दुख बांटने वाला ना हो, चीजों को शेयर करने वाला ना हो, अपने एक्सपीरियंस देने वाला ना हो, तो ये हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अतराफ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग रहे हमेशा, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया। तो ऐसा डिप्रेशन जैसा मेरे लाइफ में मैं बोल सकता हूँ नहीं आया। हाँ, लेकिन जो एक मिजाज इंसान का होता है, कभी डर खा जाना, कभी खौफ खा जाना, कभी थोड़ा लो फील करना, वो हुआ। जैसे मैं कहूंगा, जब फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज्यादा लो फील करने लगा या थोड़ा सा इस टाइप से, कैसे डिप्रेशन तो नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई सिम्टम नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा परेशान जिसको बोलते हुआ, वो ये था कि जब नेशनल मीडिया पे कुछ तो भी न्यूज खिलाफ में आ जाना और कोई एक क्लिप लेकर उन्होंने कुछ तो भी अजीब ट्विस्ट दे देना। ऐसा एक मिसाल देता हूँ आपको कि मैंने जो है कुछ चीजों के ताल्लुक से मज़ाहिब पे कुछ बातें की है, उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लेके मीडिया ने उस पर डिबेट छेड़ दिए कि ऐसा कहता है। मैंने कुछ बार जो है हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप पे कुछ बातें की है, मीडिया ने उसको ट्विस्ट करके ऐसा पेश करने की कोशिश की कि इस्लाम में औरत गुलाम है और गुलाम के साथ जो चाहे किया जाए। इसी तरह कोरोना के अंदर आप देखें तो जब मैंने कुछ बातें थी जो एक जनरल थी, 2013-14 की रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें फूकने के बारे में था कि दुआएं करते हैं हम, दुआएं करके दम करते हैं, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कहा कि कोरोना में एक दूसरे को फूकने का मैंने कहा। अच्छा। यहाँ थोड़ा सा आदमी लो फील करता है कि आदमी ने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन लोग कैसे कैसे उसको इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसी फेज में कुछ थोड़ा सा मैं आगे पीछे हुआ। बाकी अल्लाह की फजल से मुझे ऐसा कोई पशेमानी जिंदगी को देखकर कि यार मैं सक्सेस पे नहीं जा रहा हूँ, या जैसा कि मैं ये भी कहूंगा लोगों से कि लोग आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अवेयर है, तो लाइक्स, सब्सक्राइबर्स, किसी की लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअरशिप को देखकर लोग मोटिवेट डिमोटिवेट होते हैं, ये सब चीजें नहीं याद रखी। एक्चुअली आपने क्या काम किया, किसके लिए किया, अगर उन तक वो चीज पहुंची तो आप सक्सेसफुल है, आप कामयाब है। सर फाइनेंशियल एतबार से अगर देखा जाए तो आज आपकी जो कंडीशन है पहले जो थी उसमें काफी फर्क, तो ये चीज कैसा मेंटेन किया? देखिए, मैंने जब ये काम शुरू किया तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की कि ये काम करना है तो जॉब नहीं कर सकते तुम, क्योंकि जॉब करोगे तो बंधे हुए रहोगे 9-10 घंटे के लिए, फिर दिन का काम है और भी तुम एक्टिविटी करना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे 2001 के अंदर ये प्रपोजल दिया कि आप बिजनेस करो, और मैंने तब जो है एक बिजनेस शुरू किया मेरे एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हमने जो है मोबाइल का एक कंपनी उस जमाने में आई थी, उसकी डीलरशिप ली पूरे मतलब बीड़, औरंगाबाद और जालना, 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए। और वहां से फिर मैंने अपना बिजनेस का सफर शुरू किया। उसके बाद 2003 आते आते मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन 3rd ईयर में था, फिर मेरे वहाँ एक दोस्त थे कॉलेज के, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। उनका एक गाड़ियों का शोरूम था, 2 व्हीलर्स का। मैंने उनसे बातचीत की, हम लोगों ने मिलकर जो है एक शोरूम की इब्तिदा की, और फिर वहाँ से 2 व्हीलर्स का बिजनेस किया। फिर उसके बाद सेकेंड हैंड 2 व्हीलर्स का बिजनेस भी इसमें हमने ऐड किया। फिर उसके बाद ये बिजनेस मैं करता रहा। 2001 में मेरा बिजनेस का सफर शुरू हुआ, मेरा एजुकेशन अभी चालू ही था, तो वहां से मैंने बिजनेस शुरू किया। फिर मुख्तलिफ फील्ड्स में लोग आते गए, और मेरा बिजनेस की मेरी पॉलिसी डे वन से ही रही कि मैंने कोई भी बिजनेस प्रोप्राइटरशिप पर नहीं किया, सारे फर्म्स बनाए, सब पार्टनरशिप्स है, किसी दोस्त के साथ, किसी आदमी के साथ जो उस फन में महारत रखता था, उसी को लेकर कि आप मेहनत करो, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इस टाइप से मैंने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि मुझे ज्यादा फ्री रहना था इसमें। हत्ता कि हमने जब 2 व्हीलर की डीलरशिप भी ली तो उसके अंदर हमने स्पेयर पार्ट्स का सेल नहीं रखा, क्योंकि उसमें चोरियां बहुत होती थी। हाँ। मुझे गाड़ी लाना और गाड़ी बेचना, कुछ दूसरा काम नहीं करना, इसलिए कि फिर मुझे रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हम लोग उतना सेफ चले कि काम में ज्यादा टाइम होना चाहिए, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। तो एक्सपांशन का नहीं सोचा ज्यादा, बस जितना है उसको अच्छा मेंटेन करो। और सारे ही मेरे बिजनेस में फेस वही लोग रहे जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, क्योंकि मैं उसमें रहना या मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइप से मैंने कई लोगों के साथ मिलकर, जो मेरे कॉलेज दोस्त थे, कुछ स्कूल फ्रेंड्स थे मेरे, उसके बाद लोगों से और राब्ते होने लगे, और इस तरह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस किया। मेरे बिजनेसेस वगैरह के बारे में शायद मैं आपसे पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं किया, इसलिए कि मैं और अपने बिजनेसेस में मैं जाता भी नहीं, इसलिए कि मेरा चेहरा अब लोग देखते हैं तो उसकी एक वैल्यू है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे चेहरे की वजह से मेरा बिजनेस आगे बढ़े। क्योंकि फिर वो मैंने क्या किया, आउटपुट ले लिया, मैं ऐसा समझता मेरा दुनिया में जो मैंने दीन के लिए किया उसका आउटपुट मुझे मिल गया। तो मैं अपने बिजनेसेस पे कहीं बैठता नहीं हूँ, मेरी एक शॉप भी है, मुझे किसी ने नहीं देखा उसमें, रीजन कि फिर मैं बैठूंगा तो लोगों को लगेगा फैज साहब किया तो लेने आओ, तो मुझे नहीं चाहिए वो बिजनेस। मतलब मेरे चेहरे से अट्रैक्शन नहीं, मैं किसी उम्रा टूर से कभी उम्रा नहीं गया, किसी हज टूर से हज नहीं गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग फिर मेरे से बिजनेस शुरू करें कि फैज साहब जा रहे हैं इसके साथ आप भी आओ, या मुझे ऑफर्स लोग देते हैं कि आप हमारे उम्रा टूर से चलिए, पूरे साल उम्रा फ्री कराएंगे,
आपको हज फ्री है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं अपने पैसों से उम्रा गया, मैं अपने पैसों से हज गया, मुझे नहीं चाहिए। रीजन कि ये काम हमने इसलिए नहीं किया कि इससे हमको अर्निंग्स हो, ये काम हमने अल्लाह के लिए किया, तो वैसे तो इसलिए मैं जनरली लोग पूछते हैं, लेकिन मुझे किसी ने कहीं देखा नहीं। मेरा मैं जाना ये सवाल करने का मकसद यही था, जैसा आपके लाखों मिलियंस में आपके फॉलोअर्स है, वैसे ही आपके खिलाफ में भी कुछ लोग रहते हैं। अक्सर ये बात आती है कि आईआरसी से फैज भाई बहुत कमाते हैं, आईआरसी को सऊदी से फंडिंग आती है। ये मकसद था मेरा ये सवाल करने का कि ये चीज कहाँ तक हाँ, सही है? देखिए आईआरसी का जहां तक मामला है तो जाहिर सी बात है, हमने आईआरसी को डे वन से डेवलप भी ऐसा किया। और आप देखिए जैसा जितने दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो लोग चलाते हैं, जी लोगों ने जब भी कोई चैनल बनाया या कब जब भी कोई काम किया तो वो अपनी शख्सियत के नाम से किया और फायदा इदारे से उठाया। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं एक जमात से काम कर रहा हूँ, जमात के साथ काम किया, जमात से बेनिफिट लेके जब बिजनेस खोला या कोई काम किया तो वो अपने नाम से किया, पर्सनल स्कूल खोल लिया तो अपने नाम से खोल लिया, फलां कर लिया, क्या। मेरा डे वन से पॉलिसी रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे चैनल का नाम भी आईआरसी टीवी है, जी एडवोकेट फैज सैयद या एएफएस नहीं है उसका नाम। जी तो डे वन से सब डेडिकेटेड था उसी कॉज के लिए कि ये सब चीजें इसी के लिए रहेंगी, इसी के नाम से रहेंगी, इसी की ब्रांडिंग से रहेंगी। तो मेरे नाम से कोई वेबसाइट भी नहीं, मेरे नाम से कोई चैनल भी नहीं है, एडवोकेट फैज सैयद कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब ये बोल सकते हैं कि एडवोकेट फैज सैयद आईआरसी को सिर्फ अपना जो तजुर्बा है वो देते हैं, आईआरसी से कुछ लेते नहीं। बस हाँ, बस यही मेरा डे वन से पॉलिसी रही। रहा पैसे का, तो जाहिर सी बात है हमने तो ये चैनल को मीडियम ही बनाया, हमको फंड रेजिंग करना थी। और क्यों फंड रेजिंग करना थी, मेरी सोच ये थी कि मुझे लोगों की मदद करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो मैंने लोगों को तकरीर दी, उनको अपील की कि मुझे पैसा दो। मैंने फिर वो काम किया जो मैं लोगों के लिए करना चाहता था, और ये सोच के किया कि अजर तो उन्हीं को मिलेगा, मेन जो डोनर है, लेकिन मैं भी हिस्सेदार जरूर बनूंगा उसके अंदर कि मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने जो सोशल वर्क शुरू किया, इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जब सोशल वर्क शुरू हुआ तभी मैंने पब्लिक में फंड्स की अपील की पहली, और उससे पहले में फंड्स कभी नहीं दिया हम लोगों ने। आईआरसी शुरू हुआ 2001 में, 2011-12 तक आप कोई अपील मेरी नहीं देखेंगे मैंने कभी किया हो। रीजन बीइंग कि मैं उतना काम ही नहीं था, मेरा मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन जब मैंने सोचा मुझे ये काम करना है, मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे करना भी है, तो मैंने फिर लोगों से अपील की कि भाई ताउन करें। ताउन को लिया, और ताउन को लेने के बाद उस ताउन से वो काम किए जो मैं चाहता था समाज में हो। और मुझे ये खुशी इसमें होती है कि मेरा हिस्सा भी इसमें रहने वाला है। डोनर का तो रहेगा, जाहिर सी बात है वो है, मेरा भी एक हिस्सा रहेगा। रहा मामला ये कि पैसे हमने इसमें कमाए वगैरह, तो इसमें एक बुनियादी चीज याद रखी ये है कि मैंने जब इदारा ये खोला था 2001 में, तब तो इतना नहीं था कुछ, और पब्लिक फंडिंग थी नहीं, तो उसमें कुछ हमने रिकॉर्ड कीपिंग की नहीं। मैं, आप, हमारे जो दोस्त थे, जो ट्रस्टीज थे, वो अपने इनकम का 5% to 15% निकालते थे, और ये तय हुआ था हमारा। और हम हर आदमी जो भी इनकम थी, तो मेरी 10,000 है तो 1,500 मेरे आई हर महीना आते थे, 20,000 हो गई तो 3,000 आते थे, 15% दूंगा। तो ऐसा 2011 तक चलाया। जब 2012 में पब्लिक फंडिंग हमने फर्स्ट टाइम अपील की और ली, आप यकीन जानिए, मैं ऑडिट तो पहले से कराता हूँ सोसाइटी जब से, लेकिन जब फंडिंग शुरू की तो हमने टैली का एक सॉफ्टवेयर लिया। अच्छा, लाइसेंस सॉफ्टवेयर में, जब से मैं जब उसकी फाइल ले जाके हमारे टैक्स कंसल्टेंट को देता था, वो कहता था हाँ बस पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हम ओरिजिनल यूज नहीं करते। तो मैंने अकाउंट्स कीपिंग कैसा रखा, तो अकाउंट कीपिंग के मामले में तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है कि अगर कोई बताए कि 2012 में उसने मुझे 8 आने दिए थे, तो मैं उसको रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि 8 आने का खर्च मैंने कहाँ किया। उस लेवल की बारीकी से अकाउंट्स कीपिंग का डे वन से हमने वो किया। मतलब अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स कीपिंग का एक सिस्टमैटिक ऑर्डर है अंदर की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 23 इयर्स हो गए, 23 साल। 23 साल में मेरे पास कोई नहीं आई है डायरेक्ट बोलने के लिए कि पैसा कहाँ से आया, आपने क्या किया। रहा पर्सनल जिंदगी, कुछ चीजें तो जाहिर सी बात है, पर्सनल जिंदगी में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, जिसको आम जमाने में बोलते हैं कि सिल्वर स्पून के साथ पैदा जो बच्चे होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मेरे वालिद बाहर थे, गवर्नमेंट जॉब थे सऊदी के, 30 इयर्स की जॉब किया। उसके बाद आज पेंशन याफ्ता है, वजीफा याफ्ता है वहाँ की गवर्नमेंट से, वहां से पेंशन आता है उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पैसे का तो कभी नहीं रहा। तो कोई वो तो बोल ही नहीं सकता ये घर कहाँ से बना, वो गाड़ी कहाँ से आई, क्योंकि मेरे ये काम शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों में से था। मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने 11th पास किया तो मेरे वालिद ने मुझे 800 नहीं दिलाई थी। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल एक सुपर टी बोल के बजाज की स्कूटर आती थी, उस पर आते थे, और मेरे पास कार थी। जब वहाँ साइकिल स्टैंड होता था आजाद कॉलेज के अंदर, और बहुत कम गाड़ियां होती, जिसमें एक लूना सुपर बोल की गाड़ी आती थी सिंगल सीट वाली, एक टीएफआर लूना आती थी, और एक हीरो पुक बोल की एक गाड़ी थी जो 91 का एवरेज देती थी। ये 2-3 गाड़ियां थी जो मार्केट में थे, स्कूटर्स थे। तब मेरे पास एक गाड़ी थी। तो मैं इस काम में आने से पहले से ही मतलब अल्लाह ने वो सारी चीजें नवाजी थी जिसके लिए लोग कोशिश करते हैं।
और ये अल्लाह का फजल रहा कि हमने उसके बावजूद भी अल्लाह ने हमको गलत रास्ते पे नहीं डाला, हम लोग ट्रैक पर है और हम लोगों ने कोशिश की कि सारी चीज़ें सही जगह लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किसी ने कभी मुझसे आके कभी पूछा नहीं आज तक कि पैसों का क्या है रीज़न, की जो बैकग्राउंड जानते हैं मेरा, मेरे वालिद का, तो उनको लिए डाउट्स नहीं है। हाँ, जो अजनबी लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं उनके लिए तो ये हमेशा से रहा कि बाहर से पैसा आता है। तो मैं यहाँ बता दूं कि हमारे हर डोनेशन की अपील जो पिक्चर में आती है, वीडियोस में, वहाँ लिखा हुआ आता है वी डोंट हैव प्रोविजन फॉर फॉरेन फंड्स, हम फॉरेन फंड लेते ही नहीं, अच्छा। प्रोविजन ही नहीं हमारे पास, तो बाहर से पैसा नहीं है। और दूसरा, अगर बाहर के पैसे को उस सेंस में लेके हम घर में नहीं छापते हैं तो बाहर से ही पैसा आता है सबको, कोई अपने इदारे में छापता नहीं। तो बहरहाल उस सेंस में आया। और दूसरी चीज ये कि जो पैसा आया अल्लाह की फजल से उसको बहुत सही जगह लगाने की मैंने कोशिश की। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारी रमजान कॉन्फ्रेंस होती थी, मेरा स्टाफ है, आप पूछ सकते हो, वो स्टाफ आज भी काम करते हैं मेरे पास जो उस जमाने से है जी। तो सबको 2 बिस्किट हम देते थे। एक बेकरी वाले थे, अल्लाह उनके साथ खैर का मामला करे, बरकत दे उनके माल में, वो हमको भेजते थे बिस्किट, ये लोगों को देना, तो हम 2 बिस्किट देते थे। तो ये तय था कि वॉलंटियर भी 2 बिस्किट खाएंगे, जिसने 2 से ज्यादा खाया भाई वो आए नहीं कल से, क्योंकि इतना ही हक है हमारा 2 बिस्किट। उसने इसीलिए भेजा ना कि 2-2 सबको आना, तो 2 ही लेना चाहिए। मतलब माल है दीन का, तो खाना हमारे मिजाज में नहीं है। तो ये स्टाफ मेरा सब डरता था कि नहीं, शेख ने बोले 2, तो मेरे से पूछते थे कि शेख चूरा बच गया, चूरा में 2 से ज्यादा अरे खा सकते क्या? चूरा बच जाता ना आखिर में जो बहुत सारा, तो फेंकना भी नहीं, हम लोग वो करते थे। तो वो चूरे को हम कहा ठीक है इसमें जूस खाना है खाओ, इंसानी बिस्किट से 2 खाना भाई, इसलिए कि अपने को उसने दिया कि 2-2 सबको देना। तो इतनी एहतियात अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मामले में करते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा अगर देखा जाए सेहत को लेकर, जैसा आप माशाल्लाह 23 साल से आप ये चला रहे हैं, 23 साल से आपको लोग पसंद है, पर जो 23 साल पहले आप नजर आते थे उसी तरीके के आज नजर आते, तो सेहत का मामला कैसा होना चाहिए इंसानी जिंदगी में? देखिए सेहत बहुत अहम चीज़ है, याद रखिए। मैं मतलब मुझे याद है मेरे स्कूल लाइफ से मैं कह सकता हूँ, रनिंग की, वॉकिंग की, जॉगिंग की, साइकिलिंग की, पहाड़ों पर चढ़ना, ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था। मतलब पूरा जिंदगी मेरा हर रोज चलता रहा ये, मतलब ऐसा हो सकता है कोई 10-15 दिन कभी बीमार है तो नहीं गए, सफर पे तो नहीं गए। जब सिटी में आ गए कि फिर ये रूटीन है मेरा। मतलब जो लोग वॉकिंग वगैरह करते हैं कॉमनली मुझे जानते हैं, सुबह में किसी को यहाँ मिला, किसी को वहाँ मिला, किसी को वो ट्रैक पे, तो ये शौक रहा हमेशा। फिट रहना एक्चुअली एक मोमिन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कि वो फिट रहेगा तो बाकी सारी चीजें कर सकता है। लेकिन एक अफसोस की बात है यहाँ पर, जो रिलीजियस क्लर्जी जिसको बोलते हैं, दीनी जो तबका है, उन्होंने फिटनेस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना दीन ने फिटनेस को इंपॉर्टेंस दिया। तो मैं हमेशा ये अपील करता रहा कि फिटनेस बहुत जरूरी है, फिटनेस होंगी तो सारी चीजें हमारी बात की होती रहेंगी। याद रखिए, जैसा मिसाल के तौर पे आप किसी को जो है इसको कहेंगे सिखा रहे हैं कि भूख क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है, गुर्बत क्या चीज होती है, अच्छी सेहत के क्या फायदे, और खुद आप उस चीज पे अमल नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे आप उसको बयान कर सकते हैं। लेकिन लोगों का एक पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं एक दीनी शख्सियत होगा तो एक ऐसा शख्स होगा जो सदरी पहनेगा लेकिन बटन नहीं लगेंगे उसके भी, क्योंकि कांधे का साइज अलग होगा और स्टमक का साइज अलग होगा, तो वो आने वाला उसको है नहीं। ठीक है, और इसको कहीं ऑडिट नहीं कर रहे लोग अपना, और ऐसे समझ रहे हैं, फिर वो पान खाएंगे। जनरली जो हमारे समाज में देखता हूँ पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, और एक अलग ही मिजाज है, मतलब टोपी का एक अपना स्टाइल है वगैरह, और उन्हें समझा यही दीनदारी है, दीनी शख्सियत ऐसे होते हैं। ताकि से 2 बार मेरे कुछ प्रोग्राम भी कैंसिल हुए इस वजह से कि बोले वो दिखते ही नहीं आलिम, बोले इतना दुबला बदला कोई आलिम रहता है, तो दिखना बोले स्टेज पे चले तो कोई है। तो मैं ये अपील करूंगा यूथ से कि अच्छी सेहत बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके चैनल से ये भी अपील करूंगा कि अच्छी सेहत का माना क्या है वो भी समझना जरूरी है जी। क्योंकि हमारा यूथ अच्छी सेहत का माना ये समझता है कि पर्टिकुलर साइज की टी शर्ट के अंदर मैं फिट हो जाऊं, मतलब टी शर्ट के लिए मेहनत हो रही है, अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा है। फिर वो टी शर्ट में अगर फिट आ गया तो वो समझ रहा है मैं फिटनेस, वो फिटनेस जो आजकल यूथ गेन करे वो मशीन फिटनेस है, जिसमें आप मशीनों के जरिए अपने आप को सुजा लेते, मैं कहूंगा फुला लेते, मैं कहूंगा, जिसमें अगर आप 2 महीने छोड़ दें तो आपकी टमी, आपका पेट इतना बड़ा बाहर आ जाता है कि जो उससे पहले भी नहीं था, इससे पहले लाइफ में कभी। रीजन मीन के वो फिटनेस फोटो के लिए ली जा रही है, वो फिटनेस दिखावे के लिए ली जा रही है, वो फिटनेस अल्लाह के सामने खड़े रहने के लिए नहीं बन रही है, जिसके अंदर आदमी ये सोचे कि लंबे ख्याम मैं कर सकूं, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करने में मेरे में ताकत हो। ये फिटनेस वो है कि इम्प्रेस करूं मैं आपको, इम्प्रेस करो जिसको कहेंगे अपोजिट सेक्स को, फुला है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मकसद ये है कि अच्छी सेहत ये 1000 नेमत है, जिसके जरिए मैं नमाजें पढ़ूंगा, जिसके जरिए मैं रोजे रखने में आसानी होगी, जिसके जरिए मैं लोगों की मदद करने में आसानी होगी, जिसके जरिए वो सदक़े की किस्में जो आदमी बॉडी से करता है, मदद करना, सामान उठा के देना, सामान उठा के ले जाना, वो सब कर सकूं।
तो वो एम होना चाहिए। तो मैं शुरू से वो किया, लोगों को अपील करता रहा और अल्लाह के फजल से मैं काफ़ी हद तक मेंटेन करता रहा। हालांकि मैं कभी कभार स्पीचेस में कहता भी हूँ कि लोग इतना खिलाना चाहते हैं हमको, ऐसा दीनी शख्सियत होता है ना, जहाँ भी जाते हैं 10 दावतें हैं आपको नाश्ते की सिर्फ, है ना, बहुत मुश्किल हो जाती। तो वहाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था। फिर मैंने वो सारी टेक्निक्स एडॉप्ट की लाइफ में कि वो लाइफस्टाइल भी मेंटेन किया कि लोग जो अपील करते हैं, मतलब आज तक मैं किसी जगह गया हूँ 10 लोगों ने बुलाया तो मैं 10 जगह नाश्ता करता हूँ, मतलब, लेकिन मुझे टेक्निक मालूम है लोगों को कैसा घुमाना है। मैं जाके बैठूंगा, नाश्ते की प्लेट में एक चीज दूंगा, एक लूंगा। अब जो बातें शुरू होंगी मेरी उनसे, जी। तो उनका खाना खत्म हो जाएगा और मेरा भी वही चलता रहता। तो बोलते फैज साहब ने बहुत अच्छा खाया, उनको भी गुड गुड फील होता, मुझे भी बोला। मतलब एक बिस्किट, एक चाय, एक पाव, एक पोहे की छोटी प्लेट में मैंने उनको पूरा सेटिस्फाई कर दिया कि भाई आए भी और खाए भी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेंटेन किया मैंने उस तरह से। वरना जनरली ऐसे होता है, लोग बहुत ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, खिलाते हैं दीनी शख्सियत, इसलिए फिर जो सेहत मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि फिर वो, मैंने कोशिश की कि वहाँ लोगों को बोलो कि बस मेरा ये हद है। मैं आया, आपने चाय कहा, मैंने पाव कप चाय पी, हो गया, दावत एक्सेप्ट, मैं आ भी गया आपके पास, लेकिन आप जो चाहते हो उतना नहीं खा सकता। बहरहाल इस तरह से तो अच्छी सेहत जरूरी है, लेकिन वो सेहत के लिए आप ड्रग्स का इस्तेमाल मत कीजिए। वो सेहत के लिए आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत कीजिए जो हार्मोन्स वगैरह जो कंटेन करते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह उसके लिए मत लीजिए। सिंथॉल वगैरह लोग यूज करते हैं इंजेक्टेबल, जिससे बॉडी अच्छी दिखती है, वैसा नहीं। नौजवानों में अपील करूंगा, सेहत ये अल्लाह के लिए, सेहत ये इबादत के लिए, सेहत अच्छी जिंदगी के लिए, सेहत फैमिली अच्छी लाइफ के लिए, सेहत अच्छी सेहत से बहुत आदमी खुश होता है, बाकी कुछ हो ना हो उसकी अच्छी सेहत हो। तो बहरहाल उसको करे, मैंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने आज तक रखा, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अल्लाह जो है मेंटेन रखे। सर इसमें एक आखिरी सवाल मेरा, आप ये जिंदगी जिस तरीके की आप रही है, मतलब आप जो बताए कि मैं सिल्वर स्पून लेकर आप पैदा हुए थे, तो इस तरीके से दीन की दावत का काम करना, तो ये जिंदगी से आप सेटिस्फाई है कि अगर आप, मतलब आपका फैमिली जो बैकग्राउंड है उस तरीके से आप दुनिया एतबार से अगर कमाना चाहते तो आप कितना कमा सकते थे दुनिया की कमाई, और इस चीज में आके कितना होती है? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस लेवल पर इसमें आया हूँ, जो काम मैंने किए हैं, मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी से। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं इससे हटकर कुछ करता तो शायद मैं उसमें कामयाब होता। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इंसान कितना कमाएगा ये उसकी तकदीर में लिखा जा चुका है। अब हलाल से कमाए या हराम से, उसको चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में लिखा है कि मैं 100 रुपीज कमाऊंगा, तो मैंने वो कमाना ही है, उसके बगैर मेरी मौत भी आने वाली नहीं। लेकिन अब मेरी चॉइस है कि मैं हलाल या हराम, ऑप्शन मेरा है कि मैं ड्रग्स बेच के कमाता हूँ या हलाल प्रोडक्ट्स बेच के कमाता हूँ। तो मेरे जहन में वो चीज डे वन से थी कि तकदीर में लिखा है कितना कमाना है, मेरा रिस्क मुझको तलाश करके आने वाला है। तो अगर मैं वहां कहीं और भी रहता तो मैं ऐसे ही होता जैसा आज है, अगर मैं यहाँ हूँ तो भी ऐसे ही होता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इस फील्ड में आने के बाद मुझे डबल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मुझे हलाल रोजी भी कमाया और साथ में जो है जिसको कहेंगे दीन में भी मैंने कुछ करने की कोशिश की। रहा जहाँ तक सवाल लोगों का, एक पर्सपेक्टिव होता है, जैसे मेरे वालिद थे तो लोग उनको उस जमाने में जब मैंने काम शुरू किया था और एक जैसा बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहेंगे जुड़कर बिजनेस वगैरह पे ना दिखते हुए, जैसा पार्टनरशिप में कर रहा हूँ तो किसी के साथ कर रहा हूँ, ना दिखते हुए कर रहा था, तो लोगों का ऐसा था कि अगर वहां रहते तो और कमाते थे, कमाने को बाद में मौका थोड़ी मिलने वाला है, अभी कर लो। मेरे वालिद जिस कंपनी में थे वहां से हमको एजुकेशन था, हर उस जगह एजुकेशन हमको था जहां वो कंपनी की ब्रांच थी। यूके में था, यूएस टेक्सास में था वगैरह था। मैंने कोशिश भी की बाहर जाने की, लेकिन वालिद साहब का ये बोलना था कि अगर ये काम करना है तो इस माहौल में रहो, वहां जाओगे तो फिर वापस नहीं आऊंगे, फिर वहां जाओगे सिटीजनशिप ले लोगे, फिर वहीं के हो जाओगे। तो फिर वो सब था। तो दूसरे उनके जो दोस्त थे उनका ये था कि यार बच्चे को आपने पीछे कर दिया, हमारे बच्चे जर्मन सीख रहे हैं, स्पेन जाके पढ़ रहे हैं, यूएस टेक्सास में जाके वो कर रहे हैं, नेशनलिटी की बात हो रही है, पीआर ले रहे हैं, और आपका बच्चा जो है इंडिया में रहता है, इधर आता भी नहीं। मैं सऊदी जाता भी नहीं था कभी। अच्छा। वालिद साहब वहां थे, रेसिडेंट था, सब था, नहीं जाते थे क्योंकि हमारा दिल भी नहीं लगता था और काम यहाँ था जी। काम यहाँ था और मेरा काम उर्दू में था ज्यादा। मैं चाहता था कि मैं यहाँ रहूं। तो वो एक फेज था लाइफ का जब मतलब वालिदैन ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, अगर ये चाहता है ये, तो फिर होता है ना वालिद की ख्वाहिश है बच्चा यूएस सिटीजन बने, और बच्चा बोला कि मेरे को इंडिया में रहकर काम करना है, तो वो उन्होंने उसको वो किया। लेकिन मैं इसमें कुछ भी फील नहीं करता हूँ कि अगर वहां रहता तो मैं बहुत ज्यादा कामयाब होता। यहाँ मेरा ये मानना है कि जितना मैंने कमाना है उतना तो मैं वहां भी कमाता, उतना ही यहाँ भी कमा रहा हूँ। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो मुझे मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दीन के लिए भी कुछ खिदमत कर रहा हूँ। और खास बात ये मेरा जो शौक था कि लोगों को उनके मसाइल का हल देना, ताकि वो उनके मसाइल का हल दे, तो मैं उसमें काफी हद तक मैं समझता हूँ कामयाब रहा कि मैंने कोशिश की कि लोगों को जो उनके डे टू डे मसाइल आते हैं वो हल दूं। और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह 35,000
क्वेश्चन और आंसर्स अब तक मुझसे हुए जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, और अभी रिकॉर्डिंग्स में कितने पड़े, और ये सब डे टू डे बेसिस पे जो लोगों के मसाइल है उसका हल है। पानी पीना, खाना खाना, नाखून कैसे काटना, रात में काटना नहीं, सब जो हो सकता था जो मैंने कोशिश की दूं, तो मुझे खुशी होती है कि लोगों के कुछ शायद एज अ गाइड मैंने कुछ मसले हल किए होंगे, होता ना गाइड होता रहा, तो भी मेरे लिए एक कामयाबी की चीज थी। तो बस, तो मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब इंसान समझता हूँ। रहा क्या, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस लाइफ से, तो मैं अपने जिंदगी के किसी दिन में भी सेटिस्फाइड नहीं रहा लाइफ से, क्योंकि मेरा अगला दिन रहता है इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब शुक्राने में, जी। नाराजगी से नहीं, शुक्राने में। जैसा लोग आते हैं कि आप मैंने ये किया, तो मतलब बहुत अच्छा किया, इसके आगे क्या, इसमें मुतमईन मत रहो। क्यों मुतमईन मत रहो? कि अल्लाह ने तुमको इससे ज्यादा सलाहियत दी है, तो अल्लाह का यही शुक्र रहेगा कि कल और नई फिक्र से नया काम चालू करो और अच्छा। तो मैं हमेशा एक नेक्स्ट लेवल की बात करता हूँ हमेशा, कि स्टाफ आया कि हमने शेख या शेख बोलते हैं आमतौर से यहाँ मुझे ऑफिस ये अचीव कर लिया, तो बोलता है ये अचीवमेंट नहीं हुई अपना, तुमने इससे ज्यादा सलाहियत है। तो वो कहते हैं ये नाशुक्री में तो नहीं, नहीं यही अल्लाह का शुक्र है कि जो तुमको सलाहियत दी उसको कंप्लीट नहीं छोड़ो, उसको मतलब खुद को तराशते रहो। तराश ये खत्म नहीं होना। मुतमईन हो गया मैं कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया यार, मेरे इदारे ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लिया, नहीं मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं बताऊँ कि यहाँ तक अल्लाह ने पहुंचाया, अभी अल्लाह ने हमें और बाकी रखा है, कल कुछ नया करेंगे। तो उस एतबार से मैं मुतमईन नहीं हूँ कि नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट अपने आप को क्या करूँ, नेक्स्ट क्या करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसी सिलसिले में मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ, मैं कोर्सेज करता हूँ, आज भी स्टूडेंट के तौर पर पढ़ रहा हूँ कहीं ना कहीं अपडेट, कि भाई ठीक है इतना सब करने के बाद क्या कोई पढ़ सकता है कि हाँ अपन पढ़ेंगे उम्र में भी, चलो एडमिशन लेते हैं पढ़ेंगे, फला चीज होगी ये उम्र में कर सकते नहीं अपन, अब ये उम्र में भी फला चीज करेंगे, ये उम्र में कोई मैराथन नहीं भागेंगे अपन, ये उम्र में अब मेरी माशाल्लाह 44 होने आई, अब मैराथन भागेंगे अभी उम्र में। नेक्स्ट मतलब जो यूथ एज में भी जो चीजें नहीं की, अब मैं सोचता हूँ ये भी करना है, अब नेक्स्ट लेवल पर फला करना है, तो ये एक अहम चीज है। तो ये नौजवानों से ये कहूंगा कि मुतमईन मत हो अपने हालात पर, शुक्र करो जिस हालात में है, और कल अपडेट करो, क्योंकि अपडेट भी शुक्र का पार्ट ही है, ना शुक्र में नहीं आएगा वो, कि अल्लाह ने मुझे आज 100 रुपए कमाने की सलाहियत दी, कल मैं और कोशिश करूंगा, इसका तो शुक्र है ही अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने जो सलाहियत दी और हासिल करते हैं, रिस्क कहाँ कहाँ है, चलो इससे ऊपर कहाँ जाते हैं। तो उस सेंस में मैं मुतमईन नहीं रहता हूँ कि नेक्स्ट कुछ करना है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिस हालत में रखा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, सारे हालत में हम लोग खुश हैं माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सर वक्त देने के लिए। वही आपको तो ये थे एडवोकेट सैयद फैज साहब, जिनकी ज़िंदगी की कुछ तफसीलें हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मकसद सिर्फ यही है कि आज जो हालात है, जिस तरह का हमारा यूथ जिस राह पे जा रहा है, उससे थोड़ा सा भटके और डिप्रेशन में जाने से बचे, भटकने से बचे। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।